जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विजय जीएस पर फैमिली में। दोस्तों आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा करंट अफेयर्स पर, जो कि परीक्षा के दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दोस्तों ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है, सशस्त्र सेना झंडा दिवस हर साल कब मनाया जाता है? यानी सशस्त्र सेना झंडा दिवस हर साल कब मनाया जाता है? दोस्तों इस प्रश्न का सही ऑप्शन ए है, यानी 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। 5 दिसंबर को दोस्तों मनाया जाता है विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है, और 10 दिसंबर को मनाया जाता है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। तो 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, और 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस, और 4 दिसंबर को दोस्तों मनाया जाता है क्या? भारतीय नौसेना दिवस। तो इस तरीके से बिल्कुल अपने दिमाग पे सेट कर लीजिए। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? क्या 40 कि 50 कि 46 कि दोस्तों 60? तो ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति महोदय के द्वारा जो शिक्षकों हैं, क्लियर हैं, जो शिक्षक हैं उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से 46 व्यक्तियों को सम्मानित किए हैं। कितने? 46 व्यक्तियों को, यानी 46 व्यक्तियों को क्या किए हैं? सम्मानित किए हैं। कौन किए हैं? राष्ट्रपति महोदय जी। क्लियर है? किस पुरस्कार से सम्मानित किए हैं? राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किए हैं। क्लियर है? कितने लोगों को? 46 लोगों को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3 है, फोर्ब्स एशिया के नायकों की परोपकारी सूची के 16वें संस्करण में किसको शामिल किया गया है? क्या गौतम अडानी की, शिव नादर की, अशोक सूटा की दोस्तों उपरोक्त सभी? दोस्तों प्रश्न का सही आंसर जो है ऑप्शन डी है, अर्थात उपरोक्त सभी। तो गौतम अडानी, शिव नादर, अशोक सूटा, ध्यान दीजिएगा ये भारत के सबसे दानवीर व्यक्ति हैं, अर्थात सबसे ज़्यादा दान भी करने वाले व्यक्ति भी हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, नॉइज ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? दोस्तों जल्दी से आप प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते चलेंगे। बताइए जल्दी से, नॉइस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? क्लियर है? क्या रोहित शर्मा को, विराट कोहली की, सूर्य कुमार यादव की, हार्दिक पांड्या? दोस्तों प्रश्न का अगर देखा जाए सही आंसर तो ऑप्शन बी है, अर्थात विराट कोहली। तो विराट कोहली को नॉइज ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। क्लियर है? आइए नेक्स्ट अर्थात क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। भारत द्वारा बांग्लादेश को मान्यता देने वाला 51वां मैत्री दिवस कब मनाया गया है? क्लियर है? तो चलिए दोस्तों बताइए, बांग्लादेश, क्लियर है, बांग्लादेश की जो राजधानी है ढाका। क्लियर है? तो बांग्लादेश, ध्यान दीजिए, भारत द्वारा बांग्लादेश को मान्यता देने वाला 51वां मैत्री दिवस कहाँ मनाया गया? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में मनाया गया है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये बांग्ला जो देश है ये शुरू में किस नाम से पुकारते थे? किस नाम से पुकारते थे दोस्तों? पूर्वी पाकिस्तान, यानी बांग्लादेश को शुरू में पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। क्लियर है? लेकिन 1971 का जब युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ, जिसमें भारत ने क्या हुआ, बांग्लादेश की एक प्रकार से मदद की थी। क्लियर है? तो उसमें ध्यान दीजिए कि उस विजय के बाद, यानी उस युद्ध में जीत के बाद उस बांग्लादेश एक नई, अर्थात बांग्लादेश एक नया नाम निकल के आया। क्लियर है? तो बांग्लादेश के वर्तमान समय में जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना हैं। क्लियर है? ये भी पॉइंट रख लीजिए अपने माइंड में। क्वेश्चन नंबर 6 है, फीफा विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण करने वाली पहली अभिनेत्री कौन बनेगी? क्या सोनाक्षी सिन्हा बनेगी, कि दीपिका पादुकोण, की आलिया भट्ट, की कैटरीना कैफ? दोस्तों
सही आंसर ऑप्शन बी है, अर्थात दीपिका पादुकोण बनेंगी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7 है, EAG पुरस्कार 2022 किसने जीता है? क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, कि पंजाब नेशनल बैंक, कि बैंक ऑफ बड़ौदा, कि HDFC बैंक? दोस्तों EAG पुरस्कार 2022 जो है, ध्यान दीजिएगा, बैंक ऑफ बड़ौदा ने जीता है। किसने जीता है दोस्तों? बैंक ऑफ बड़ौदा ने जीता है। तो चलिए दोस्तों तैयार हो जाइए अपने अपने प्रश्नों का आंसर देने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 आ गया है आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, किसके द्वारा भारत का पहला LNG ईंधन वाला ट्रक लॉन्च किया गया है? क्या टाटा मोटर्स के द्वारा, कि ब्लू एनर्जी मोटर्स के द्वारा, कि महिंद्रा एंड महिंद्रा के द्वारा, कि मारुति सुजुकी द्वारा? दोस्तों प्रश्न का आंसर कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में देना है। लास्ट अर्थात क्वेश्चन नंबर 9 है, देश का पहला नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ स्थापित किया जाएगा? क्या नई दिल्ली, की लद्दाख, की महाराष्ट्र, की कर्नाटक? दोस्तों इस प्रश्न का भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने आज करंट अफेयर्स के बारे में जाना। अब आ गया है हमारा स्टैटिक जीके, जो कि बहुत ही बड़ी भूमिका परीक्षाओं में अपने निभाती है। तो दोस्तों इसको ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। आज का जो हमारा स्टैटिक्स जीके में जो हम चर्चा करने वाले हैं वो होगा पॉलिटी का संविधान के स्रोत, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा दोस्तों, ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। और उसका एक प्रश्न का आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं संविधान के स्रोत के साथ। चलिए दोस्तों अब आ गया हमारा स्टैटिक्स जीके, और आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो है क्या? संविधान के स्रोत। क्या है दोस्तों? संविधान के स्रोत। क्लियर है। इसके बारे में हम जानेंगे। इसका मतलब ये है हमारा जो संविधान है उसमें किस किस देश के संविधान से क्या क्या वर्ड लिए गए हैं, उसके बारे में हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे दोस्तों कि ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है। दोस्तों आप लोग जानते ही हैं ब्रिटेन यानी एक प्रकार से ब्रिटिश, क्लियर है, भारत में 200 वर्षों तक शासन किए। तो संसद किसकी देन है? ब्रिटेन की देन है। तो इस तरीके से संसदीय शासन व्यवस्था क्या है दोस्तों, किस देश के संविधान से लिया गया है? वो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो पॉइंट समझते रहिए दोस्तों कि संसदीय शासन व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है? तो वो लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो याद हो गया है संसद किसकी देन है। जो वर्तमान समय में संसद देखने को मिल रहा है ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाया गया है, ब्रिटेन के द्वारा बनाया गया है। इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। USA यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, क्लियर है। तो USA क्या है दोस्तों? एक पावरफुल कंट्री है। आप लोग जानते ही हैं हमारा पावर किस में छुपा है? फंडामेंटल राइट में। तो मूल अधिकार, ध्यान दीजिए दोस्तों, मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? वो लिया गया है USA अर्थात यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, किस देश के बताइए? USA के संविधान से लिया गया है, जो कि हमारा क्या है? फंडामेंटल राइट है, हमारी पावर को शो करता है, हमारी शक्ति है एक प्रकार से। तो इसमें अनुच्छेद 12 से कितने अनुच्छेद रखे गए हैं? अनुच्छेद 12 से 35 तक के जितने भी अनुच्छेद देखने को मिलेंगे उसमें मूल अधिकार के बारे में या मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा किया गया है। क्लियर है। आइए दोस्तों नेक्स्ट अर्थात क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है अर्थात आयरलैंड। तो आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है? जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है।
दोस्तों आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत ये किस देश के संविधान से लिया गया है दोस्तों? तो ये लिया गया है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसमें कितने से कितने अनुच्छेद हैं? अनुच्छेद 36 से 51 तक के जो भी अनुच्छेद है वो किसके बारे में चर्चा करते हैं? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में चर्चा करते हैं। क्लियर है? तो ध्यान दीजिए दोस्तों, राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? वो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। फोर्थ की बात करते हैं अर्थात क्वेश्चन नंबर 4 यानी दक्षिण अफ्रीका है। तो दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? यानी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या चीज़ हम अपने संविधान में रखे हैं? तो ध्यान दिए दोस्तों, संविधान संशोधन। क्या दोस्तों? संविधान संशोधन जो है वो कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया है दोस्तों? संविधान संशोधन। क्लियर है? संशोधन प्रणाली। क्लियर है? तो ये किस अनुच्छेद के तहत संविधान संशोधन है? अनुच्छेद 368। ये भी पॉइंट याद रखिए क्योंकि इससे भी क्वेश्चन कभी कभी प्रश्न पूछे। तो भारतीय संविधान में, क्लियर है, ऐसे प्रश्न पूछ सकता है कि भारतीय संविधान में संविधान संशोधन प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। क्लियर है? आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, ऑस्ट्रेलिया। क्या है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया? यानी हमारे संविधान में ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है? क्लियर है? यानी किस वर्ड को लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से दोस्तों क्या लिया गया है? समवर्ती सूची। क्या लिया गया है? समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया है? तो वो लिया गया है कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में जो समवर्ती सूची है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया, ऐसे बोल सकते हैं। क्लियर है? आइए नेक्स्ट अर्थात क्वेश्चन नंबर 6 है जर्मनी। देखिए जर्मनी में ही शब्द छुपा है जम गई मनी। जब जिस देश की मनी ही जम जाती है तो वहाँ क्या हो जाता है? आपातकाल लागू हो जाता है। तो आपातकाल, क्लियर है? आपातकाल ये किस देश के संविधान से लिया गया है? जल्दी से बताइए, आपातकाल किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ध्यान दिए दोस्तों, ये लिया गया है कहाँ? जर्मनी के संविधान से लिया गया है। या बोल सकते हैं भारतीय संविधान में जो आपातकाल है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो वो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है रूस। रूस के संविधान से क्या लिया गया है? क्लियर है? रूस के संविधान से क्या लिया गया है? तो ध्यान दीजिएगा, रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। क्या दोस्तों? मौलिक कर्तव्य लिया गया है। कर्तव्य। तो रूस के संविधान से क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्य लिया गया। ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इसे जोड़ा गया। क्लियर है? 1976 के तहत इसे जोड़ा गया। भारत शासन अधिनियम 1935, ये भी इम्पॉर्टेंट है। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत भारतीय संविधान में क्या वर्ड जोड़े गए हैं? तो न्यायपालिका। क्या दोस्तों? न्यायपालिका। क्लियर है? और CAG कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल। क्लियर है? तो और साथ में लोक सेवा आयोग, जिसे हम बोलते हैं शॉर्टकट में UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो न्यायपालिका, CAG कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल, UPSC, ये तीनों वर्ड भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत भारतीय संविधान में रखे गए हैं। और फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है दोस्तों? जल्दी से बताइए। फ्रांस के संविधान से लिया गया है क्या? समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व एवं गणतंत्र। क्या? समानता,
स्वतंत्रता, बंधुत्व एवं गणतंत्र। क्लियर है? ये सभी वर्ड जो है ये फ्रांस के संविधान से भारतीय संविधान में लिए गए हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से हमने इसके भी बारे में समझा और अच्छे से समझने का भी प्रयास किया है। तो चलिए दोस्तों, आज का आपके समक्ष सवाल आज क्या है, अपना अपना क्वेश्चन सुनेंगे। तो पहला क्वेश्चन अर्थात पॉलिटी से आपके लिए आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो समवर्ती सूची या भारतीय संविधान में, क्लियर है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया है? कि संविधान से लिया गया है। इस प्रश्न का आंसर आपको कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में देना है। क्लियर है? तो पहला क्वेश्चन आपको दिमाग में रख लेना है, इसके बारे में सोचना है और आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दोस्तों, अब हम मिलते हैं हिस्ट्री के साथ। दोस्तों, आज का जो हमारा हिस्ट्री में चर्चा होने वाला है वो होगा किस पे? वैदिक सभ्यता पे होगा। किस पे होगा दोस्तों? वैदिक सभ्यता पर होगा। क्लियर है? और ध्यान दीजिए दोस्तों, वैदिक सभ्यता को हम आर्य सभ्यता के नाम से भी हम जानते हैं। किस नाम से? आर्य सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों आइए हम लोग समझते हैं वैदिक सभ्यता। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, वैदिक सभ्यता में हम जानेंगे वैदिक काल, अर्थात वैदिक काल कब से कब तक माना जाता है भारतीय इतिहास में। तो भारतीय इतिहास में 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के कालखंड को वैदिक सभ्यता की संज्ञा दी गई है। तो क्या दोस्तों? 1500, क्लियर है, ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के कालखंड को हम किस नाम से जानते हैं? वैदिक काल या वैदिक सभ्यता के नाम से हम जानते हैं। क्लियर है? आशा है कि आपको समझ में आ गया है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, वैदिक सभ्यता की बात की जा रही है। क्लियर है? तो वैदिक सभ्यता के जो संस्थापक थे उन्हें हम कौन थे दोस्तों? आर्य लोग थे। तो वैदिक सभ्यता के संस्थापक कौन थे दोस्तों? आर्य थे। क्लियर है? और ये आर्य जो थे, आर्यों का आरंभिक जीवन जो था, यानी शुरू में उनका जो जीवन था वो मुख्यतः पशुचालन था। क्या था दोस्तों? पशुचारण था, यानी पशु वो एक प्रकार से चराते थे, पशुओं को पालते थे, उन्हीं पशुओं से वो अपना जीवन यापन करते थे। क्लियर है? वैदिक सभ्यता दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये मूलतः क्या थी? एक ग्रामीण सभ्यता थी, यानी गांव की भांति थी। क्लियर है? यानी शहरी नहीं थी, नगरी नहीं थी, बल्कि एक ग्रामीण क्या थी? सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता? वैदिक सभ्यता। क्लियर है? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, वैदिक सभ्यता को हम आर्य सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि वैदिक सभ्यता यानी एक प्रकार से वैदिक सभ्यता के जो संस्थापक थे आर्य थे, इसी कारण इसे आर्य सभ्यता के नाम से भी हम जानते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर एक पॉइंट और भी ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वैदिक सभ्यता के जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है दोस्तों? वेद है। अगर वैदिक सभ्यता का अगर आपको जानकारी लेना है तो मुख्य स्रोत यानी स्रोत क्या बताया गया है? वेद। आप लोग जानते हैं वेद कितने होते हैं? 4 प्रकार के वेद होते हैं। कौन कौन से वो वेद होते हैं? ऋग्वेद, क्लियर है, यजुर्वेद, क्लियर है, और सामवेद और अथर्ववेद, क्लियर है। तो ये 4 प्रकार के वेद होते हैं, जिसमें से सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद को माना जाता है।
तो पॉइंट समझिए, वैदिक सभ्यता की जानकारी का मुख्य स्रोत किसे माना गया है? वेद को माना गया है। इसीलिए इसे वैदिक सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है? क्यों? क्योंकि इसके जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या माना गया है? वेद को माना गया है। क्लियर है? आशा है कि हर एक पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। वैदिक सभ्यता के संस्थापक आर्यों का भारत आगमन दोस्तों 1500 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। तो वैदिक सभ्यता के लोगों का जो भारत में आगमन हुआ था, क्लियर है, भारत आगमन वो 1500, क्लियर है, ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है कि ये 1500 ईसा पूर्व के आसपास ही भारत में प्रवेश किए थे। कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि आर्य वैदिक काल के लोग थे। आर्य क्या थे? वैदिक काल के लोग थे जो मध्य एशिया से, कहाँ से दोस्तों? मध्य एशिया से भारत आए। इन्होंने कहाँ से? खैबर दर्रे, खैबर दर्रे के जरिए, खैबर दर्रा कहाँ है दोस्तों? हिंद कुश पहाड़ी में है। क्लियर है? वो खैबर दर्रे के माध्यम से भारत में क्या किए थे दोस्तों? प्रवेश किए थे। तो किस दर्रे के माध्यम से भारत में प्रवेश किए थे? खैबर दर्रे के माध्यम से भारत में प्रवेश किए थे। ये खैबर दर्रा कहाँ है? हिंद कुश पहाड़ी में स्थित है। क्लियर है? तो पॉइंट को समझते रहिएगा। तो भारत में वो यानी आर्य लोग भारत में किस दर्रे से आए थे? खैबर दर्रे से आए थे। क्लियर है? आर्य कहाँ के निवासी थे? मध्य एशिया के निवासी थे। और ध्यान दीजिएगा, आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे थे। यानी जब खैबर दर्रे से ये भारत में प्रवेश किए तो कहाँ कहाँ बसे थे? भारत के पंजाब और अफगानिस्तान। क्लियर है? अफगानिस्तान में ये लोग क्या हुए थे? बसे थे। कौन बसे थे? आर्य सभ्यता के लोग बसे थे। ये मुख्यतः कौन सी भाषा बोलते थे? संस्कृत भाषा बोलते थे। कौन सी भाषा बोलते थे दोस्तों? संस्कृत भाषा बोला करते थे। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, वैदिक सभ्यता को 2 कालखंडों में बांटा गया है। एक ऋग्वैदिक कालखंड और दूसरा होता है उत्तर वैदिक काल। क्लियर है? तो ऋग्वैदिक सभ्यता को कितने कालखंडों में बांटा गया है? 2। एक ऋग्वैदिक, दूसरा है उत्तर वैदिक। क्लियर है? तो चलिए आज हम चर्चा करने वाले हैं ऋग्वैदिक सभ्यता। क्लियर है? तो चलिए दोस्तों, ऋग्वैदिक सभ्यता के बारे में हम लोग जानते हैं। क्लियर है? तो इसके बारे में बिल्कुल भी अपने दिमाग पे सेट। चलिए दोस्तों, इसको मिटाते हैं, तब हम समझते हैं ऋग्वैदिक सभ्यता के बारे में। क्लियर है? या ऋग्वैदिक काल के बारे में समझते हैं। तो हमने बताया कितने कालखंडों में बांटा गया है? 2 कालखंडों में। एक ऋग्वैदिक काल, क्लियर है, ऋग्वैदिक काल, क्लियर है, और दूसरा दोस्तों क्या है? उत्तर वैदिक काल। क्लियर है? तो इन 2 कालखंडों में बांटा गया है। क्लियर है? ये पॉइंट बिल्कुल दिमाग पे ध्यान दीजिए दोस्तों। तो चलिए आज हम चर्चा करते हैं किसके बारे में? ऋग्वैदिक काल के बारे में जाने। क्लियर है? ऋग्वैदिक काल का जो समय पीरियड था 1500 से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। क्लियर है? और उत्तर वैदिक काल का जो समय पीरियड है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। ऋग्वैदिक काल का सभ्यता क्या माना जाता है? समय पीरियड 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। क्लियर है? तो इस तरीके से पूरा ये कालखंड 1500 से 600 ईसा पूर्व तक चला था। क्लियर है? यानी वैदिक सभ्यता का जो समय काल था वो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक ये चला था। आइए दोस्तों, ऋग्वैदिक सभ्यता के बारे में हम एक एक करके समझते हैं। ऋग्वैदिक काल भी लिख सकते हैं, सभ्यता भी लिख सकते हैं। कितना है दोस्तों? हमने कितना समय पीरियड बताया था? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। कितना है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व
तक के कालखंड को हम ऋग्वैदिक काल के नाम से जानते हैं। सामाजिक जीवन के बारे में अगर हम जानना चाहते हैं, इस समय जाति व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। यानी ऋग्वैदिक काल में जाति व्यवस्था किस पर आधारित था दोस्तों? कर्म पे आधारित था। यानी जो व्यक्ति, यानी कोई कास्ट नहीं हुआ करती थी, जो व्यक्ति जिस तरीके से कर्म करता था उसे उसी के नाम से पुकारने लगते थे। क्लियर है? यानी कहने के तात्पर्य जो व्यक्ति, क्लियर है, किसी के यहाँ कोई कार्य करता था, मजदूरी करता था, तो लोग उसे उसी नाम से पुकारा करते थे। क्लियर है? चाहे जो भी कार्य हो। क्लियर है? तो एक ही घर में हर प्रकार के व्यक्ति हुआ करते थे। यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ऐसा मान सकते हैं, एक ही घर में हुआ करते थे। क्योंकि जाति व्यवस्था कर्म पे आधारित था। जो व्यक्ति जिस तरीके से कर्म करता था उसी नाम से उसे पुकारने लगते थे। क्लियर है? परिवार दोस्तों तो क्या था? पितृसत्तात्मक था। पितृसत्तात्मक मतलब पिता की सत्ता पे चलता था। क्या होता था? परिवार क्या था? पितृ सत्तात्मक था ऋग्वैदिक काल में। यानी पिता की सत्ता होती थी। पिता क्या होता था? घर का मुखिया होता था। पिता के ही इशारों पर पूरा परिवार चला करता था। पर स्त्रियों की स्थिति में, यानी जो स्त्रियों की स्थिति समाज में सम्मानित थी उस समय। यानी ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों को भरपूर सम्मान भी मिलता था। उन्हें पढ़ने, यज्ञ में भाग लेने तथा किसी भी शुभ अवसर में उपस्थित होने का पूर्ण अधिकार था। तो ये किस काल में दोस्तों? ऋग्वैदिक काल में देखने को मिला। क्लियर है? तो ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों को भरपूर सम्मान दिया जाता था। जब आर्य लोग भारत आए थे तो वो दोस्तों क्या थे? कृषक श्रमजीवी थे। यानी कृषि करते थे, खेती बाड़ी करते थे और अपनी जीविका को आसानी से चलाते थे। उनके लिए दोस्तों ध्यान दीजिए, गाय, जो कि आज भी हम गाय को माँ के रूप में पूजते हैं, गाय उनके लिए सबसे अधिक मूल्य तथा महत्व रखता था। यानी सबसे बड़ी धन गाय होती थी। वे, ध्यान दीजिएगा, गाय का सबसे ज़्यादा सम्मान किया करते थे। वो ईश्वर से कुछ नहीं मांगते थे, धन दौलत कुछ भी नहीं मांगते थे। वो क्या मांगते थे दोस्तों? देवताओं से पशुवर्धन की प्रार्थना करते थे कि पशुओं की क्या हो? वृद्धि हो, जिससे उनकी क्या हो? जीविका आसानी से चले। क्लियर है? तो पॉइंट समझिए, बहुत ही अच्छा है चैप्टर दोस्तों, बिल्कुल भी दिमाग पे सेट करते रहिए। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो ऋग्वैदिक काल के लोग थे वो गेहूँ तथा जौ, जैसा कि हम लोग उगाते हैं अपने खेतों में, गेहूँ तथा जौ, दूध, चावल, घी उनके लिए नित्य के भोजन थे। यानी वो लोग बहुत ही अच्छे से इनका सेवन करते थे। गाय को मारना पाप समझा जाता था। आज भी है दोस्तों, गाय को मार देते हैं तो उसे गांव समाज में पापी के नाम से पुकारने लगते हैं। क्लियर है? तो गाय को मारना पाप समझा जाता था। किस काल में? ऋग्वैदिक काल में। क्लियर है? और दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मतलब एक प्रकार से जो लोग गाय को मारते थे उन्हें देश से भी निकाल देने की प्रथा थी। यानी देश से निकाल दिया जाता था। क्लियर है? तो और दोस्तों यहाँ पर एक और था, गाय को बहुत सम्मान दिया जाता था, लेकिन लोग शाकाहारी, मांसाहारी दो प्रकार के व्यक्ति थे। यानी जो लोग मांस खाते थे, क्लियर है, मांस का सेवन करते थे, मांस के शौकीन होते थे, वे लोग भेड़ बकरी के मांस का प्रयोग कर सकते थे। ये ऋग्वैदिक काल का रूल था। क्लियर है? तो और ध्यान दीजिएगा, शादी विवाह जैसा समारोह हुआ करता था तो इसमें क्या होते थे? शुभ अवसरों पर बैल क्या होता है? एक बड़ा जंतु होता है, तो उसके मांस का प्रयोग शादी विवाह में किया करते थे। छोटे मोटे कार्यक्रम में भेड़ बकरी को वो काट कर उनका एक प्रकार से सेवन करते थे। लेकिन शादी विवाह जैसे शुभ अवसरों पर वो बैल के
मांस का प्रयोग करते थे और अपने सगे संबंधियों का क्या करते थे, भरपूर उनका स्वागत करते थे। क्लियर है? तो इस तरीके से पॉइंट को समझते रहिए दोस्तों। ऋग्वैदिक काल की बात कर रहे हैं हम इस समय। क्लियर है? आर्य सभ्यता के लोग सुरा नामक नशीली शराब का सेवन करते। जैसे हम लोग आज के समय में, हम लोग की बात छोड़िए, कुछ लोग जो करते हैं, मतलब क्या करते हैं, शराब पीते हैं ना अपने गम को भुलाने के लिए। तो उसी तरीके से ये लोग नशीली शराब का प्रयोग करते थे। क्लियर है? ये लोग भी शराब पीते थे। सोचिए इतना पुराना समय था, लोग शराब पीते थे। तो कौन सी शराब क्या था? उस शराब का नाम सुरा नामक नशीली शराब का सेवन करते थे ऋग्वैदिक काल के लोग। क्लियर है? पॉइंट बिल्कुल भी अपने दिमाग पे सेट करते रहिए दोस्तों। सुरा नामक नशीली शराब का प्रयोग आर्य सभ्यता के लोग या ऋग्वैदिक काल के लोग किया करते थे। आर्य लोग सूती व ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे। उनकी वेशभूषा में 3 वस्त्र शामिल थे। कौन कौन से दोस्तों? 3 वस्त्र शामिल थे। कौन कौन से वो वस्त्र शामिल थे? क्या है? नीवी, अधिवास। क्लियर है? और एक और था दोस्तों, जल्दी से बताइए आप लोग। एक था नीवी और एक था वास और तीसरा था। तो नीवी जो होता था दोस्तों, यह वस्त्र कमर के नीचे पहना जाता था। वास, यह वस्त्र शरीर पर धारण किया जाता था। अधिवास, यह वस्त्र ऊपर से धारण किया जाता था। यह चादर या ओढ़नी की। तो दोस्तों उनके वेशभूषा में क्या था? 3 वस्त्र। हमने बताया ना, क्या था? नीवी था, और दूसरा क्या था? वास था। तीसरा क्या था दोस्तों? हमने बताया अधिवास था। क्लियर है? नीवी क्या होता था दोस्तों? ये कमर के नीचे पहना जाता था। कहाँ पहना जाता था? कमर के नीचे पहना जाता था। वास जो होता दोस्तों, यह वस्त्र शरीर पर धारण किया था, यानी अपने शरीर को ढकने के लिए एक प्रकार से प्रयोग करते थे। अधिवास जो होता था दोस्तों, यह वस्त्र ऊपर से धारण किया था, यानी एक प्रकार से चादर। आप लोग जानते हैं चादर या ओढ़नी जैसे ओढ़ते हैं ना, सेम उसी तरीके से अधिवास को ओढ़ा करते थे ऋग्वैदिक काल के लोग। सिर पर पगड़ी भी लगाते थे, जैसे एक प्रकार से हमारे यहाँ भी, अपने यहाँ भी देखने को मिलता है। कुछ ऐसे भी लोग हैं वो सिर पर पगड़ी बांधते हैं। तो सिर पर पगड़ी बांधने का रिवाज था ऋग्वैदिक काल में। स्त्री और पुरुष दोनों को आभूषण पहनने का एक प्रकार से अधिकार था, यानी दोनों, यानी स्त्री और पुरुष दोनों क्या पहनते थे? आभूषण। आज के इस समय में देखते हैं दोस्तों, हमारे यानी गांव मोहल्लों में क्या होते हैं लोग, क्या होते हैं वो भी एक प्रकार से आभूषण पहनते हैं, जैसे अंगूठे पहनना, गले में मतलब पहनना। क्लियर है? बहुत सारे आभूषण होते हैं जो पुरुष भी पहना करते हैं। क्लियर है? तो उस समय भी ऋग्वैदिक काल में भी ये प्रथाएं थी। क्लियर है? और हाथों और पैरों में कड़े और रत्नों का भी प्रयोग किया जाता है। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ में भाग लेती थी। दोस्तों बहुत ही प्यारा चैप्टर है। क्लियर है? हमने बताया कि इस काल में, ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों को सम्मान था। क्लियर है? क्या था दोस्तों? सम्मान था। तो जब यज्ञ हुआ करता था दोस्तों, उस यज्ञ में क्या होती थी अपने पति के साथ स्त्रियां भी बैठकर यज्ञ में भाग लेती थीं। क्लियर है? इसके बाद और भी हम कुछ ऐसे चैप्टर देखेंगे जिसमें स्त्रियों की स्थिति को बहुत ही गलत तरीके से नकारा गया है। क्लियर है? तो इसमें स्त्रियों को बहुत बड़ा सम्मान मिला। क्या? कि वो अपने पति के साथ यज्ञ में भाग लेती थी। किसी भी शुभ अवसर पर वो अपने पति के साथ होती थी। क्लियर है? उन्हें समाज में सम्मान मिलता था, उन्हें इज्जत, शोहरत, सम्मान से लोग देखते थे। तो बहुत सारे ऐसे मतलब स्त्रियों के प्रति, लोगों के प्रति, स्त्रियों के प्रति प्रेरणा थी। क्लियर लोगों की? तो और ध्यान दीजिए दोस्तों, बाल विवाह यानी बचपन में विवाह कर देना, पर्दा प्रथा यानी स्त्रियां घर के अंदर घूंघट काढ़ना,
मतलब कई जो प्रथाएं होती हैं आज के समय में देखते हैं कहीं कहीं किसी घर में पर्दा प्रथा जैसी प्रथाएं चल रहे हैं। पर्दा प्रथा, बाल विवाह का प्रचलन बिल्कुल नहीं था, यानी बचपन में विवाह कर देना ये ऋग्वैदिक काल का रूल नहीं था। पर्दा प्रथा मतलब स्त्रियों को घर में पर्दे के अंदर रखना, ऐसी कोई प्रथा नहीं था। विधवा अगर किसी स्त्री का पति अगर मर जाता था ऋग्वैदिक काल में तो उसे एक मौका दिया जाता था शादी करने का। यदि उसका छोटा देवर, क्लियर, यानी अगर उसका छोटा देवर है जिसकी शादी नहीं हुई है उससे वो विवाह कर सकती थी, ये समाज में व्यवस्था था। क्लियर है। तो विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई अर्थात देवर से विवाह कर सकती थी, किस काल में? ऋग्वैदिक काल में। और जो महिला जीवन भर अविवाहित रहती थी, यानी एक प्रकार से जो महिला जीवन भर विवाह ही नहीं करती थी, यानी शादी ही नहीं करती थी, उसे किस नाम से पुकारते थे? अमाजू। किस नाम से लोग पुकारते थे दोस्तों? उसे अमाजू के नाम से पुकारते थे। क्लियर है। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था दोस्तों? क्या था? सोमरस था। क्लियर है। जिसे वो वनस्पतियों से प्राप्त करते थे। दोस्तों किससे प्राप्त करते थे? वो वनस्पतियों से प्राप्त करते थे। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ है सोमरस था, जिसे वह किससे प्राप्त करते थे? वनस्पतियों से प्राप्त करते थे। क्लियर है। तो समझ गए दोस्तों। आशा है कि हर एक पॉइंट अपने दिमाग पे सेट कर लिए होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर एक पॉइंट और समझेंगे, तो दिमाग से समझते रहिएगा। आइए दोस्तों, ऋग्वैदिक काल जो था अपने आप में अद्भुत था। क्लियर है। क्यों? क्योंकि इसमें किसी प्रकार की भेदभाव नहीं हुआ करती थी। समाज में हर एक इंसान को एक निगाहों से देखा जाता था। क्लियर है। और दोस्तों सबसे अच्छी बात क्या है, हमने आपको बताया कि कुछ ऐसे भी रीति रिवाज हैं जो आज के भी समय फॉलो किए जा रहे हैं। जैसे हमने बताया था गाय सबसे सर्वश्रेष्ठ पशुओं की श्रेणी में रखा जाता था। हमने बताया गाय को अधन्या कहते थे। दोस्तों गाय को ऋग्वैदिक काल में क्या बोलते थे दोस्तों? अधन्या बोलते थे। क्लियर है। अधन्या का मतलब होता है दोस्तों ना मारे जाने योग्य पशु। क्या होता है? ना मारे जाने योग्य पशु। सभी पशुओं को मार कर वो सेवन कर जाते थे। जैसे हमने बताया कि कुछ शुभ अवसरों, शादी विवाह में तो वो क्या करते हैं? बैल का भी मांस का प्रयोग करते थे, या छोटे मोटे कार्यक्रम में भेड़ बकरियों के मांस का प्रयोग करते थे। मतलब पशुओं को उनके साथ गलत व्यवहार करते थे, उनके साथ मतलब एक प्रकार से मतलब उनके सेवन के लिए उनका वध भी किया जाता था। तो एक ऐसा पशु गाय था जिसको अधन्या बोला गया, ना मारे जाने योग्य, इसे मारना ही नहीं है दोस्तों। तो ना मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया है। गाय की हत्या जो कर भी देता था, ध्यान दीजिए, उससे या तो मतलब एक प्रकार से गाय की हत्या या तो मतलब कोई व्यक्ति कर देता था या उसे घायल कर देता था, तो वेदों में उसे मृत्यु दंड देते थे। बड़ी बात है दोस्तों। बड़ी बात क्या है? अगर कोई व्यक्ति गाय को मार के घायल कर देता है या गाय को मार डालता है तो उसे क्या मिलती थी? मृत्यु दंड दिया जाता था, यानी उसे फांसी पर, सूली पर चढ़ा दिया जाता था। क्लियर है। नहीं तो उसे देश से ही निकाल दिया जाता था। ऐसी व्यवस्था हुआ करती थी ऋग्वैदिक काल में। आर्यों का दोस्तों प्रिय पशु क्या था? घोड़ा था। वो सबसे प्रिय पशु किसे मानते थे? घोड़ा। सबसे पूजनीय पशु किसे मानते थे? गाय। क्लियर है। ध्यान दीजिएगा। सबसे प्रिय पशु क्या था दोस्तों? आर्यों का घोड़ा था। और सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे दोस्तों? इंद्र जी थे। क्लियर है। इंद्र भगवान नाम सुने होंगे ना। तो इंद्र भगवान सबसे प्रिय देवता। सबसे प्रिय पशु क्या था दोस्तों? प्रिय पशु घोड़ा था। क्लियर है। सर्वाधिक पूजनीय पशु कौन था? वो था गाय था। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, लोहा। तो लोहा जो कि आज के समय में देख ही रहे हैं,
भरपूर मात्रा में लोहा की खोज किसके द्वारा की गई है? आर्यों के द्वारा की गई है। तो लोहा को आर्य लोग लोहा नहीं कहते थे, क्या कहते थे? श्याम अयस्क कहते थे। तो आर्य सभ्यता के लोग लोहा को क्या कहते थे दोस्तों? श्याम अयस्क कहते थे। किस नाम से पुकारते थे? श्याम अयस्क के नाम से पुकारा करते थे। जबकि तांबे को लोहित अयस्क के नाम से पुकारते थे। तांबे को किस नाम से पुकारते थे दोस्तों? लोहित अयस्क के नाम से पुकारते थे। तो लोहा को श्याम अयस्क, तांबा को लोहित अयस्क के नाम से आर्य सभ्यता के लोग पुकारते थे। क्लियर है? और पॉइंट है, मनोरंजन की बात करते हैं। क्लियर है? मनोरंजन के साधनों में संगीत गायन क्या करते थे? संगीत गायन, संगीत वादन, नृत्य, चौपड़, शिकार, अश्वधामन, वीणा वादन आदि शामिल थे। उनके एक प्रकार से मनोरंजन के साधन थे। जैसे हम लोग अपने आप को मनोरंजित करने के लिए कई सारे जैसे गीत भजन करते हैं, संगीत संगीत वादन करते हैं, नृत्य करते हैं, शिकार करते हैं। क्लियर है? वीणा वादन करते हैं, मतलब कई सारे ऐसे हैं जिसके माध्यम से हम अपने आप को मनोरंजित करने के लिए करते हैं। क्लियर? सेम उसी तरीके से ये भी करते थे। पिता हमने बताया परिवार का स्वामी तथा संरक्षक माना जाता, एक प्रकार से रक्षक माना जाता था। उसकी पत्नी समानाधिकरणी थी, यानी पिता नहीं होता था, माता क्या होती थी? घर को संभालती थी। क्लियर है? सारी जिम्मेदारी माता के ऊपर होती थी। क्लियर है? समाज में एक पत्नी प्रथा ही सामान्यता प्रचलित थी। आज के समय में देखने को मिल रहा है दोस्तों। आज के समय में देखते हैं आप लोग कि एक पत्नी मतलब रख सकते हैं, बस ये नहीं है कि दो दो तीन तीन चार चार पत्नियां रख लो। क्लियर है? तो हम लोग किस सभ्यता को फॉलो कर रहे हैं? सोचिए पहले। हम लोग ऋग्वैदिक सभ्यता को फॉलो कर रहे हैं। ऋग्वैदिक काल में है, बहुत सारी प्रथाएं हमसे उनसे मिल रही हैं। क्लियर है? तो एक पत्नी प्रथा किस काल में था? ऋग्वैदिक काल में। या आर्य सभ्यता के लोग जो थे एक पत्नी प्रथा को मानते थे, यानी एक ही पत्नी रखते थे। राजनीतिक जीवन की बात करते हैं दोस्तों। इस काल में शासन व्यवस्था प्रमुखता राजतंत्रात्मक था, जिसका प्रधान राजन हुआ करता था। सभा एवं समिति प्रजापति की एक प्रकार सलाह, राजा को सलाह देने वाली दो संस्था होती थी। सभा श्रेष्ठ लोगों की संस्था होती थी, समिति जो थी एक प्रकार से नॉर्मल लोगों की संस्था होती थी। इस काल में राजनीतिक दृष्टि से 5 इकाइयां प्रचलित थीं। कौन कौन सी? गृह, ग्राम, विष, जन, राष्ट्र। कौन कौन से? गृह, ग्राम, विष, जन, राष्ट्र। इसमें गृह जो होती थी दोस्तों सबसे छोटी इकाई, जबकि राष्ट्र सबसे बड़ी इकाई थी। भौगोलिक विस्तार के द्वारा आर्यों का भारत के मूल निवासी, जिन्हें अनार्य कहा गया, उनसे संघर्ष करना पड़ा था। किसके? भौगोलिक विस्तार के दौरान आर्यों का भारत के जो मूल निवासी थे, जिनका नाम द्रविड़ था, उनसे युद्ध करना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा था। किसको? आर्य सभ्यता के लोग। ऋग्वेद में भी आर्यों एवं अनार्यों के बीच एक युद्ध का उल्लेख होता है, जिसे दशराज्य या दशराग युद्ध के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दशराग युद्ध का उल्लेख जो है ये ऋग्वैदिक काल में देखने को मिलता है। दशराग युद्ध है, ये पॉइंट बहुत सारी परीक्षाओं पूछता है। तो दशराग युद्ध दोस्तों ये ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। कौन से? 7वें मंडल में इसका वर्णन किया गया है, इस युद्ध का। क्लियर है? यह युद्ध परुष्णी, जो कि वर्तमान से रावी नदी बोलते हैं। कौन सी नदी थी दोस्तों? परुष्णी। वर्तमान समय में कौन सी नदी है ये? रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। यह युद्ध सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें सुदास विजयी हुआ था। किसके बीच हुआ था?
सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था, जिसमें सुदास क्या हुआ था दोस्तों, विजयी हुआ था। क्या हुआ था, विजयी हुआ था। क्लियर है। तो इस तरीके से ये पॉइंट बिल्कुल भी ध्यान दीजिए दोस्तों। ऋग्वैदिक काल में अग्नि, इंद्र, वरुण, सूर्य, सावित्री, यम, रुद्र, कई सारे देवी देवता मतलब देवताएं थे जिनका लोग मतलब बहुत ज़्यादा इनका सम्मान हुआ करता था, बहुत ज़्यादा प्रिय थे ये। और सबसे प्रिय देवता आप लोग जानते हैं ये कौन थे, इंद्र थे। क्लियर है। सबसे प्रिय पशु क्या था, घोड़ा था। सबसे पूजनीय पशु आप लोग जान ही गए होंगे। तो इस तरीके से दोस्तों ये हमारा प्यारा सा चैप्टर था और कल हम देखेंगे उत्तर वैदिक काल के बारे में। क्लियर है। किसके बारे में हम जानेंगे दोस्तों, उत्तर वैदिक काल के बारे में जानेंगे। क्लियर है। चलिए दोस्तों, आज का सवाल, आज का क्वेश्चन आपके लिए है। प्रश्न है कि आर्य सभ्यता के लोग, आर्य सभ्यता के लोग कौन सी भाषा बोलते थे, कौन सी भाषा बोलते थे। क्लियर है, पहला क्वेश्चन। दूसरा है आर्य सभ्यता के लोग गाय को क्या कहते थे, ऐसे मान सकते, क्या कहते थे। क्लियर है। गाय को अघन्या कहते थे कि अधन्या कहते थे, हालांकि अधन्या कहते थे, चलो इसको बता देते हैं। अधन्या कहते थे। क्या कहते थे दोस्तों, अधन्या, यानी ना मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में गाय को रखा जाता था। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहते थे दोस्तों। इन सभी प्रश्नों का आंसर कमेंट बॉक्स में दिए दोस्तों। थोड़ा मतलब एक प्रकार से लेक्चर लंबा हो रहा है। चलिए दोस्तों, अब वीडियो को हम समाप्त करते हैं। आशा है कि आपको पसंद आई, तो वीडियो दोस्तों लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।